स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं नोट्स के साथ में। यूनिट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये तीनों ही यूनिट्स मेरी वो पहले की ही अपलोड हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं शेयर कर दूंगी। सो ये यूनिट 2 से सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 4 का फिर से वीडियो बनाइए। सो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मॉर्निंग तक सारी यूनिट्स की वीडियो बना दूं। तो पहली यूनिट जो मैंने अपलोड की है उसमें से स्टूडेंट 50 में से 20 एमसीक्यूज़ तो आपके आएंगे ही आएंगे। 80 एमसीक्यूज़ आने, हर यूनिट से 20 एमसीक्यूज़ आएगा। सो ये जो सेकेंड यूनिट है उसमें से मैंने 50 एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो इसमें से भी मतलब कि चांसेस हैं कि 20 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितना मैं अपलोड कर रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, कंटेंट अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपके आगे के पेपर्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो यूनिट 2 का पूरा कंटेंट मैंने लिया हुआ है। कोर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम वे को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी, मतलब कम टाइम में आपको पूरा वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो ये जितना भी कंटेंट है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंटेंट डिस्कस करूँगी ताकि आपको एमसीक्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एमसीक्यू तभी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जब आप उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाए। तो थ्योरी सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि अगर थ्योरी आपकी अच्छे से प्रिपेयर होगी तो एमसीक्यू कहीं से भी आए स्टूडेंट्स, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें से आपको 1 से 2 एमसीक्यू तो स्टूडेंट्स मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब कि ये डेफिनेट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू टेक अप द जॉब एंड गेट द एम्प्लॉयड। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कब होती है? a situation where all those workers who are able एंड विलिंग टू वर्क एंड गेट एम्प्लॉयड, मतलब हमको जॉब चाहिए और हमें जॉब मिल गई, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है क्या, सिचुएशन वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन जॉब बट दे डू नॉट गेट दीज जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और फिर क्वालिफिकेशन। जैसे ये मान लीजिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की है, बट अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन, हमारी एबिलिटी या फिर हमारी कैपेबिलिटी, हमारी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें अकाउंटेंट की जॉब मिल रही है। हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी क्वालिफिकेशन अगर हमें जॉब ना मिले तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन कौन सी होती है? अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है, अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है कि हम काम करना चाहते हैं बट हमारे पास काम नहीं है। वो होती है हमारी हमारे पास मतलब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अ सिचुएशन व्हेन द वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क अंडर एनी कंडीशन, एनी वेज रेट, बट दे फेल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखिए, सबसे पहले इसमें 2 वर्ड्स है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम काम करना चाहते हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है। इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है कि इंसान काम करना चाहता है, हर एक कंडीशन में काम करना चाहता है, हमें कितनी भी सैलरी मिले हम काम करना चाहते हैं, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है। वो क्या होगा? इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज है। दैट मीन्स कि हमको जॉब, हम काम करना चाहते हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है, ये तो निश्चित हो गया। वॉलेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है? इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि हम हर कंडीशन में करना चाहते हैं, हर रेट पे करना चाहते हैं, बट हमें काम नहीं मिल रहा है।
वॉलंटरी का मतलब होता है व्हेन अ इकोनॉमी ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स बट दे themselves are not willing to take up the job because of employment conditions such as a wage rate, location, promotional revenue, physical environment, attitude of the employer and does not suit them. That means कि हम नौकरी करना चाहते हैं, हमें काम तो मिल रहा है बट वो हम उसमें जो वेज रेट है वो हमें समझ में नहीं आ रही, पैसे हमें कम मिल रहे हैं, ये जो लोकेशन जहाँ पे हमें जॉब मिल रही है वो मेरे घर से बहुत दूर है, या कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब हम काम करना चाहते हैं, हमें काम मिल रहा है बट उनकी जो कंडीशंस हैं, जो वेज रेट है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। सो वो क्या होगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि अगर हम कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, दैट मीन्स कि हम काम नहीं करना चाहते, और हम काम नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या मतलब हो गया, हम अनएम्प्लॉयड हो गए। सो वो जो कंडीशन होगी वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द कैलसनेस ऑफ द बिजनेस कंडीशन। देखिए बिजनेस में क्या होता है, आपको पता है बिजनेस साइकिल जो होता है, वूम होता है, फिर रिग्रेशन होता है, फिर रिफ्रेशन होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस होती है। तो डिफरेंट स्टेजेस में जब हमारे बिजनेस की सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमारी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे, और हम जब कर रहे थे तो हम मतलब कि प्रॉपर वर्किंग जैसे है, जैसे कि हम लोग लेखा वही खाता वही कहते हैं, तो हम लोग वैसे ही अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे थे बुक्स में। अब टैली आ गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन होने लगी, तो दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। सो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हम क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि भाई हमें तो आता नहीं है। सो वो होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि हम किसी जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम एडवोकेट हैं, अब एडवोकेट से हम किसी और प्रोफेशन में जाते हैं। सो उस प्रोफेशन में जाने में और उस चीज़ को समझने में जितना भी हमें टाइम लगता है, उस ड्यूरेशन में जो भी हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बैकवर्डनेस या फिर अंडर डेवलप्ड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब हमारे पिछड़ेपन के कारण या अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के कारण जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन होता है वो। सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें से स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको 2 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो सबसे पहले आपको राइटर का नाम यहाँ पे याद रखना है, इससे आ सकता है कि ओल्डेस्ट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, जे बी से हैं, जे एस मील है। सो ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हाँ क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना राइटर का नेम, एंड जो सीज और लॉ ऑफ मार्केट है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ही बेस्ड है हमारा। जो ये थ्योरी है, दिस इज डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होती है स्टूडेंट्स टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन द ईयर या फिर टाइम इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। दैट मीन्स कि टोटल डिमांड क्या हो गया कि एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी डिमांड हो रही गुड्स एंड सर्विसेज की, इसको हम टोटल डिमांड कह देते हैं। तो टोटल डिमांड जो होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी डिमांड 2 पर्पज से होती है, या तो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो कंजम्पशन पर्पज से जब डिमांड होती है, दिस इज द 2 टाइप। प्राइवेट का मतलब होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है। सो प्राइवेट जो होता है वो हाउस होल्ड के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट के पर्पज से होगा। तो एग्रीगेट डिमांड एडी जो होती है उसमें कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों इंक्लूड होती है। तो एडी को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू आर सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को हम लोग देखिए, एग्रीगेट कंजम्पशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। सो कंजम्पशन इज डिपेंड अपॉन, हमारा कंजम्पशन जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारी इनकम पे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है। सो सी इज इक्वल्स टू, सी मतलब एग्रीगेट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट होता है, सी इंटू वाई, वाई मतलब हमारी इनकम।
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू सी मतलब कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई का मतलब हो गया हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपसे एक क्वेश्चन को है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, जो सप्लाई हो रही है, उसकी मनी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सप्लाई इज इक्वल्स टू टोटल फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो लेवल ऑफ इनकम होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो होता है वो कहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे हम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमिनेट करते हैं। अब अगर डिमांड ज़्यादा होती है, हम लोग ये भी देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ सर्विसेज, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो अल्टीमेट क्या होगा, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होनी चाहिए। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, तो जो डिक्रीज क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, जो आउटपुट एंड गुड्स का जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या होगा, हमको डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल रखना पड़ेगा अगर हमको इनकम के लेवल को डिटरमिनेट करना है तो। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड या फिर आउटपुट या फिर इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज ऑल्सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, consumption function और investment function. Consumption function is also be divided into two parts, size of income and propensity to consume, जिसको MPS कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि marginal propensity to consume। एंड जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसमें होता है मार्जिनल इफिशियंसी टू कैपिटल, जिसको हम MEC कहते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल होता है, दिस इज ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दिस इज ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस ऑफ द पब्लिक एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस होता है वो लिक्विडिटी की डिमांड थ्री मोटिव से होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है वो केन्स की थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बताया गया है, केन्स से बताया है, और जो भी ऑल फैक्टर्स एट द करंट लेवल ऑफ इनकम दैट बी डिटरमाइन द कंजम्पशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द सोसाइटी। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किसके बीच का, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे आपको MCQ ज़रूर पूछा जाएगा कि लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन फंक्शन जो होता है इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब दो चीज़ों के बीच का रिलेशन होता है। सो कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे, मतलब डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। स्लोप जो होता है उसको MPS से डिनोट करते हैं। और कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, जो कंजम्पशन कर्व जो होता है, दिस इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन कर्व। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड एग्रीगेट इनकम, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जिसको हम APC कहते हैं, ये किसके बीच का रिलेशन होता है, ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट इनकम के बीच का रिलेशन होता है, इसीलिए इसको C/Y, C मतलब कंजम्पशन, Y मतलब इनकम। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि लेवल ऑफ इनकम जो है सऊदी कंट्री वो CR जो है 50,000 मिलियन है एंड कंजम्पशन उनका 40,000 है। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंजम्पशन डिवाइडेड बाय हमारा इनकम। तो हमने क्या किया, 40 को कंजम्पशन हमारा कितना है
सी अपॉन वाई करना है। तो सी कितना है हमारा 50 है, और हमारा जो इनकम है वो हमारी 50 है, और जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारा 40 है। तो हम डिवाइड कर देंगे तो 80% आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको MPS कहते हैं। MPS इज ऑल्सो वी रिलेशनशिप बिटवीन द addition to the total consumption expenditure and addition to total income। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। ये 0 से 1 के बीच में होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा ये पॉइंट। तो अब देखिए, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में दे रखा है कि इनकम हमारी 50,000 60,000 इंक्रीज़ हो जाती है, कंजम्पशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 40 से 47,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सो डेल्टा सी कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, इनकम में हमारा चेंज हुआ 10,000 का, कंजम्पशन में हमारा चेंज हो रहा है 7,000 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब 0.7%। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन जो है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन जो है, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं, इसको कीन्सियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। पोस्ट कीन्सियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन जो है वो जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जिसको JS ड्यू समरी ने दिया था। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जिसको NDO मॉडलिलानी ने दिया था। एंड परमानेंट थ्योरी ऑफ कंजम्पशन जो है वो फ्रीडमैन ने दिया था। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, देखिए हमने कंजम्पशन में पढ़ा था कि जो कंजम्पशन होता है वो इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन होता है। सेविंग का अगर हम बात करें तो सेविंग हमारी इनकम से ही रिलेटेड होती है। तो जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, दिस इज ऑल्सो वी रिलेशनशिप बिटवीन या फिर रेशियो बिटवीन द एग्रीगेट इनकम एंड टोटल सेविंग। सो APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज द रिलेशनशिप बिटवीन या फिर रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड एग्रीगेट इनकम। सो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो सेविंग वाला है उस पर सेविंग अपॉन इनकम होगा, कंजम्पशन वाले में कंजम्पशन अपॉन इनकम होगा। दोनों में बेस जो नीचे रहेगा वो इनकम ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सेविंग हमें देखनी है। सेविंग हमारी कितनी है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 10,000 सेविंग है, इनकम हमारी 15,000 है। तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ जाएगा, 0.2 को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 20% हो जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो वहीं पे डेल्टा आ जाएगा, मतलब हमारा सेविंग में जितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय इनकम में जितना चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इससे आपको MCQ ज़रूर मिलेगा। तो ये जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इससे आपको MCQ शॉर्ट में आएगा ही आएगा। अब देखिए, जैसे मार्जिनल में क्या होता है कि चेंज ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है, इसमें इनकम में चेंज हो गया है। ठीक है, इनकम लेवल था 50,000 एंड सेविंग हमारी थी 11,000, फिर इनकम हो गया 60,000, सेविंग हमारी हो गई 14,000। तो 3,000 हमारी सेविंग में चेंज हुआ, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 मतलब 30%। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या रिलेशन होता है, तो APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी सेम बराबर होता है, इसका टोटल 1 के इक्वल होता है। मतलब MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपको यहाँ पे ये भी स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर आपसे इन दोनों में से मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि MPC जो है वो किसके बराबर है, तो 1 माइनस MPS, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर ई बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल चूँकि इसका पार्ट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मीन्स द परचेज ऑफ न्यू मशीन, न्यू बिल्डिंग, कैपिटल। कोई भी अगर हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टोटल परचेज ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस कर देते हैं रिप्लेसमेंट या फिर डेप्रिशिएशन, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट
में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? प्लांट मशीनरी, कंस्ट्रक्शन या फिर स्टॉक। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, प्लांट, कंस्ट्रक्शन, हाउस, फैक्ट्री, ऑफिस, शॉप। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 2 टाइप का होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट टेक्स प्लेस व्हेन द लेवल ऑफ इनकम एंड डिमांड इन द इकोनॉमी गोज अप, ठीक है। एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज़ दैट द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय the changes in the income rate of interest profit and this is does not depend upon the growth of sale। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डायग्राम की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग इन्वेस्टमेंट लाइन है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई कुछ भी हो जाए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में इनकम लेवल में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट लेवल में भी चेंज होता है, तो ये होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इसका कुछ ग्राफ होता है इस तरीके से, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग MCE कहते हैं। सो MCE जो होता है रेट ऑफ डिस्काउंट होता है विच इज़ इक्वलाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एन इन एसेट्स व्हेन विद इट इज़ अ सप्लाई प्राइस इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। अब मार्जिनल एफिशिएंसी विद द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल मतलब गिरेगा। आपको ये रिलेशंस भी याद रखना है कि अगर MEC इज़ ग्रेटर मतलब ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पे, ये पॉइंट्स क्राइटेरिया जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो अगर MEC ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे दे विल बी डिक्लाइन टू कैरी आउट इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी MEC से, तो इन्वेस्टर विल नॉट बी इंक्लाइंड टू कैरी आउट इन्वेस्टमेंट, और अगर दोनों दूसरे के बराबर होंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर का मतलब होता है शो द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग द चेंज इन द इनकम में चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम में चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग अनदर 1/1 माइनस MPC कह सकते हैं। और MPC देखिए हमने आपको वहाँ पे बताया भी था कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो अगर हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात अगर हम लोग करें, तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लायर कोफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं, कि जो होता है इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। अब हायर द वैल्यू ऑफ MPC, अगर MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा तो हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा आपसे। एंड हायर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या होता है, मल्टीप्लायर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो एक्सेलरेटर होता है, द टर्म इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ JV क्लार्क 1914, ठीक है। JV क्लार्क से ही पहली बात तो ये एसोसिएटेड है। एक्सेलरेटर का मतलब जो होता है वो होता है व्हेन द इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है कि पीपल की जो एक्सपेंडिंग पावर होती है, खर्च करने की जो कहते हैं क्षमता, वो बढ़ जाती है। हमारी इनकम
ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस हम ज़्यादा खर्च करेंगे। देयर कंजम्पशन इंक्रीज, उनका कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, जो मार्केट में डिमांड होगी, जब भाई हमारी इनकम बढ़ रही है, हम एक्सपेंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे, खर्च करेंगे ज़्यादा, कंजम्पशन जब ज़्यादा करेंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि उससे क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन ऑर्डर टू मीट दिस इनहांस डिमांड, investment must be increased to rise up the productive capacity of the community। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कीन्स ने दिया था, जेवी क्लार्क ने, के नाम पे ही ये इसको बताया गया है। ठीक है, सो ये बेसिकली ये जो नोट्स थे इसको आपको याद रखना है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एमसीक्यू अब देखिएगा आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे और उसमें आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। चलिए अब एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत जल्दी ये बता सकते हैं, सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज लेबल टू लायबल अभी सॉरी एविल एंड विलिंग टू टेक अप द जॉब एंड गेट द एम्प्लॉयड। उसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, भाई हम काम करना चाहते हैं, हमें जॉब मिल गई। सिचुएशन वेयर दे इंगेज द जॉब बट दे डू नॉट गेट, मतलब जॉब करना चाहते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनकी कैपेसिटी उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ये देखिए पूरा जो है वो आप एमसीक्यू देख सकते हो। अब आप पढ़ोगे तो तुरंत आप एमसीक्यू बता सकते हो कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू में पूछा गया वो काम करना चाहते हैं बट जो हर कंडीशन में काम करना चाहते हैं, हर एक वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि टेम्परेली अनएम्प्लॉयड रहते हैं हम एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट पूछा गया है कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये भी मैंने आपको बताया था पीछे नोट्स में, जेबीएस और रिकॉर्डो एडम्स में। तो ये सभी इसके राइट आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसका फेमस लॉ है, इसको मार्केट या फिर सेम मार्केट लॉ भी कहते हैं। जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है, किसने लिखी थी, जे.एम. कीन्स, जे.एन. कीन्स नहीं, जे.एम. कीन्स। आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट, जो कीन्सियन थ्योरी है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए इसका आंसर बोथ है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द इन्वेस्टमेंट विच इज अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली द लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में तीनों ही इंक्लूड होते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी कैन बी स्टडी बाय बोथ मतलब इक्वालिटी ऑफ द, यहाँ पे हमने आपको पीछे बताया भी था डायग्राम के थ्रू कि डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना चाहिए और इक्वालिटी ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो बोथ ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ये आप कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा एमसीक्यू राइट आंसर। ये भी देखिए जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं इंक्रीज इन दी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जब एग्रीगेट डिमांड से सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो डिक्रीज का केस हो जाएगा। अभी मैंने पीछे हुआ था जहाँ पे इक्वल होंगे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ दी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। एएस का मतलब क्या होता है ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स अब आप लोग एमसीक्यू आई थिंक कर सकते हैं, अगर पीछे मैंने थ्योरी अच्छे से आपको पढ़ समझाई है। सो आप लोग देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हाट डज द इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो डिस्पोजेबल इनकम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो आपको ध्यान रखना है, कंजम्पशन जो फंक्शन होता है रिलेशनशिप शो करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम के बीच का, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर याद रखिएगा, जो कंजम्पशन फंक्शन है एक तो सबसे पहले इसका स्लोप जो होता है वो अपवर्ड होता है, स्लोप इक्वल टू दी MPC इज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव। ये कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप का स्लोप होता है, और जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो लाई करता है। तो ये ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर है। सो आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी, 17 वाला देख लीजिए। एट द पॉइंट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम लाइन इंटरसेक्ट द कंजम्पशन फंक्शन सेविंग इज इक्वल टू दी जीरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ कंजम्पशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम।
तो ये भी याद रखिएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताई है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछा सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन में C इज इक्वल्स टू A होता है, मैंने आपको बताया था ना, A प्लस BY, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए ये चेंज इन द इन्वेस्टमेंट है, तो कंजम्पशन जो है वो हमारा 100 के इक्वल है, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम नॉट एक्सपेंड ऑन द कंजम्पशन इज डिफाइंड एज सेविंग, ठीक है, ध्यान रखिए। एंड ये भी आप ले सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम जो है हमारी 4000 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा 60 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.08 है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे? देखिए पीछे हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें फॉर्मूला है, तो उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंप्यूटेड एज अ चेंज इन, आप इसको सॉल्व करिएगा। आप 20 क्वेश्चन नंबर 22 अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको कर दूंगी। हालांकि आप कर लेंगे, पीछे मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन को डिवाइड करेंगे चेंज इन द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं, एक बार ये सारे MCQs पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, आई थिंक अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। एंड ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि जितने भी मैंने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये MCQs स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपसे फॉर्मूले ज़रूर पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे MCQs एक बार देख लीजिएगा, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको तुरंत आंसर क्विकली आप बता पाओगे, क्योंकि थ्योरी आपको मैंने अच्छे से बताई है, इसीलिए थ्योरी में मैंने आपको ज़्यादा टाइम दिया है ताकि आप MCQ अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, थ्योरी को पढ़ने के बाद MCQ करिएगा ताकि आपके MCQ आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरी को देख सकूं, और उसमें ज़रूर मैं मैसेज कर दूंगी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। सो अब मुझे नहीं लगता है कि अब वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट की वीडियो कर दी है स्टूडेंट्स। अगर आप इतना भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और ऑलरेडी मैंने 3 और 4 यूनिट की वीडियो अपलोडेड है, आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि मॉर्निंग से पहले मैं कर दूँ। हालांकि अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 40 MCQs अच्छे से बिल्कुल सही होंगे, और मुझे नहीं लगता है आपका कोई भी मिस्टेक होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पेपर के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा और मेरा वीडियो आपके पेपर के लिए कितना